हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट में मई 2024 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं। आपके टैक्सेशन के अंदर जो जीएसटी वाला पोर्शन है वहाँ पर कौन सी अमेंडमेंट्स आई हैं, कहाँ पर कुछ चेंजेस आए हैं, तो उन चेंजेस को आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर आप पुराना लॉ पढ़ के जाएंगे तो दिक्कत होगी। देखिए एग्जाम में आप गलत आंसर अपना लिख के आएंगे, तो सही आंसर लिखने के लिए जरूरी है कि आपको अमेंडेड लॉ पता होना चाहिए। तो सीए इंस्टीट्यूट ने देखिए अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो उन्हीं सभी अमेंडमेंट्स को हम वन बाय वन देखिए ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे किस तरीके से अमेंडमेंट्स आई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो देखिए मई 2024 के अंदर जो आपकी अमेंडमेंट्स आई हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली आपकी अमेंडमेंट देखिए सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर आई है। इसके अंदर आपने सेक्शन 7 जब पढ़ा था तो देखिए हम शेड्यूल 3 पढ़ते थे, जहां पर हमने कहा था कि एक्शनेबल क्लेम की सप्लाई की जाती है तो सर वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर आता है, लेकिन अगर लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग की देखिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो वो एक्शनेबल क्लेम होने के बावजूद टैक्सेबल है जीएसटी के अंदर। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने 3 चीजें और ऐड कर दी हैं, जिसमें से पहली है आपकी कसिनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन, यहां पर एक वर्ड ऐड कीजिए मनी गेमिंग। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग देखिए इस तरीके की एप्लीकेशन बेस्ड आपकी गेमिंग होती है। गवर्नमेंट ने इसको भी देखिए अब जीएसटी के अंदर टैक्सेबल कर दिया है। इसी के साथ साथ कसिनो और हॉर्स रेसिंग की आपकी चीजें जो है, एक्टिविटीज जो है, ये पूरी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है एक्शनेबल क्लेम होने के बावजूद। इसके साथ साथ देखिए कुछ यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन गेमिंग का मतलब क्या होता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब क्या होता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूशन करेंगे, एक अलग से देखिए वैल्यूशन रूल्स वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर बताए गए हैं, जो कि सीए इंटरमीडिएट का पार्ट नहीं है लेकिन सीए फाइनल के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और सर आपका कसिनो की सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो वो जीएसटी के अंदर पूरी तरीके से टैक्सेबल है। भले ही आपने ये जो गेम्स वगैरह हैं अपने स्किल पे जीते हो या अदर देन स्किल पे जीते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट आई है देखिए आपकी यहाँ पर भी सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर, और इसके अंदर देखिए गवर्नमेंट ने कहा है जैसे कि सपोज आप सिनेमा हॉल में मूवीज वगैरह देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, ईटिंग स्टॉल्स होते हैं जहां से आप खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। कुछ रिक्रिएशनल नेचर की एक्टिविटीज की जा सकती हैं कॉइन ऑपरेटेड मशीन्स के द्वारा, वेंडिंग मशीन्स के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने कहा है जितने भी देखिए वहां पर ईटिंग स्टॉल्स हैं या काउंटर्स हैं जहां से आप फूड आइटम्स परचेज करते हैं, उन्हें हम रेस्टोरेंट सर्विस की तरह ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। लेकिन अगर सपोज आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए और वहां पर देखिए आपसे कहा गया कि 1000 रुपीज की टिकट है जिसके अंदर आपको सर एक सॉफ्ट ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएगी। मतलब यहां पर क्या है कि सर अब देखिए ये जो सिनेमा हॉल के अंदर एग्जीबिशन ऑफ मूवी की सर्विस है, इसको देखिए सॉफ्ट ड्रिंक के साथ कंबाइंड कर दिया गया। और अगर आप देखिए सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए टिकट परचेज कर रहे हैं तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक दी जाएगी। और अगर आप सोचते हैं कि सर नहीं, ऐसे तो टिकट 800 की है और आपने यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक के साथ ऐड करके इसको 1000 की कर दिया, हम आपके सिनेमा हॉल में मूवी नहीं देखते, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कह रही है कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई की देखिए क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर देगा। और जब ये कॉम्पोजिट सप्लाई बन जाएगी तो यहाँ पर देखिए जो आपकी टिकट है सर्विस ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा वाली, ठीक है जी, इसके ऊपर पूरा जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अलग से जो आपको फूड आइटम मिल रहे हैं उसके ऊपर रेस्टोरेंट सर्विस के हिसाब से टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सर जितने भी देखिए फूड स्टॉल्स हैं, ईटिंग स्टॉल्स हैं, उनको रेस्टोरेंट सर्विस समझा जाएगा। वेरी सिंपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। नेक्स्ट अमेंडमेंट देखिए आपकी आई है जिसमें गवर्नमेंट कह रही है कि होल्डिंग कंपनी देखिए सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करके रखती है, तो क्या होल्डिंग कंपनी यहां पर किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखिए जो आपकी शेयर्स होते हैं ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, और मनी और सिक्योरिटी देखिए ना ही गुड्स ट्रीट की जाती है ना ही सर्विसेज ट्रीट की जाती है जीएसटी के अंदर। तो यहां पर होल्डिंग कंपनी किसी भी तरीके से कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है सब्सिडरी कंपनी को, तो आप ये नहीं कहोगे कि होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स एक्वायर किए हैं तो वो आपका जीएसटी के अंदर आएगा, ठीक है जी, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट आपकी देखिए चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर आई है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए अगर डायरेक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंपनी को तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में या फिर प्राइवेट कैपेसिटी में कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई डायरेक्टर है, सपोज मिस पी डायरेक्टर है, ठीक है जी, और इनके पास अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ये रेंट पे दे देती है कंपनी को, तो गवर्नमेंट यहां पर क्या कह रही है कि सर ये देखिए प्राइवेट नेचर में, पर्सनल नेचर में प्रोवाइड की गई सर्विस है, ये रिवर्स चार्ज के अंदर नहीं आती, ये फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ही आएगी और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट अमेंडमेंट देखिए आपकी आई है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी के द्वारा किसी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है। लेकिन ये 4 सर्विसेज बताई गई थी जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। तो अब यहां पर जो लास्ट वाली सर्विस थी जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा था, इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक चीज और ऐड कर दी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। यानी कि अगर इंडियन रेलवेज देखिए अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करती है किसी बिजनेस एंटिटी को तो वो आपकी रिवर्स चार्ज के अंदर नहीं आएगी, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आएगी। इस चीज का ध्यान
रखेंगे। सेम वे अगर देखिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ने कहा था वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज कोई भी देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देखिए रेंट पे देती है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आएगा। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट देखिए आपकी आई है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर। इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर ओमनी बस के थ्रू आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हो और जो यहां पर ट्रांसपोर्टर है वो सर एक कंपनी है और ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की जा रही है, तो यहां पर ये सर आपका देखिए पूरी तरीके से फॉरवर्ड चार्ज के अंदर कवर होता है। मतलब कंपनी यहां पर टैक्स पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए लिमिटेड, इनके पास ओमनी बस है, ठीक है जी, और ये ओला उबर के थ्रू देखिए इस बस की मदद से पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यहां पर इस सर्विस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट के थ्रू क्या दिया कि नहीं, कंपनी ही यहां पर आगे गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगी। वेरी सिंपल। अगर कंपनी के अलावा कोई दूसरा पर्सन देखिए ओमनी बस की मदद से पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही देखिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट आपकी देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर आई है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या बताया, देखिए जैसे कि कई बार माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, जो कि काम करने के उद्देश्य से या घूमने के उद्देश्य से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहां पर वो कुछ गुड्स को परचेज कर लेते हैं जो कि वो अपने साथ लेकर आ जाते हैं जब वो वापस आते हैं। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि आप देखिए कोई मोटर बाइक हुआ या कोई गाड़ी हुई किसी दूसरे स्टेट में परचेस करते हैं ताकि आपको जो टैक्स का अमाउंट है वो कम लगे, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट यहां पर कहती है कि इन सिचुएशंस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, और ये हम देखिए अनरजिस्टर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि जब सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा तो अगर वो देखिए इनवॉइस के ऊपर अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस मेंशन करता है, तो जो एड्रेस मेंशन किया गया है अनरजिस्टर्ड पर्सन का वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर सपोज आपके पास उसका प्लेस ऑफ एड्रेस नहीं है, तो जो सप्लायर की लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई रहने वाली है। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट में चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अमेंडमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने 2 क्लैरिफिकेशन इंसर्ट करी हैं, और वो क्या क्लैरिफिकेशन है उसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल देखिए हमें यहाँ पे लेना होगा। सपोज एक पर्सन है ए लिमिटेड, ठीक है जी, कंपनी है। एक दूसरी कंपनी है बी एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, और सर एक तीसरी कंपनी है सी लिमिटेड। इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पर्सन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि सपोज इस तरीके से देखिए आपने रोड साइड पे देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है जी, और ये जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं इनको ओन करती है सी लिमिटेड, ठीक है जी। तो सी लिमिटेड को यहां पर वेंडर कहा जाएगा, और सपोज ए लिमिटेड पहुंचती है एडवर्टाइजिंग कराने के लिए बी लिमिटेड के पास, और बी लिमिटेड कहती है कि ठीक है सर हम आपकी एडवर्टाइजमेंट यहां पर करवा देते हैं, ठीक है जी। और बी लिमिटेड जाती है सी लिमिटेड के पास कि सर हमें आपकी ये होर्डिंग्स जो है ये चाहिए ताकि हम इस पर एडवर्टाइजमेंट कर सकें। तो गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि ये जो वेंडर है सी लिमिटेड, ये यहां पर किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा यहां पर देखिए सप्लाई ऑफ सेल ऑफ स्पेस ऑन होर्डिंग, आप ये जो स्पेस अवेलेबल है, ठीक है जी, ये स्पेस अवेलेबल करवा रहे हो किसको, एडवर्टाइजिंग कंपनी को, जिसके लिए एडवर्टाइजिंग कंपनी देखिए इनको कुछ अमाउंट पे करेगी, और एडवर्टाइजमेंट कंपनी देखिए यहां पर सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसको, ए लिमिटेड को। तो इस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहने वाला है इस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, नंबर 1 ट्रांजैक्शन ये वाली हमारी, ठीक है जी। आप सपोज कीजिए कि ये अभी ट्रांजैक्शन 2 है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि यहां पर सर ये जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये एक तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि इनको मूव नहीं किया जा सकता, ये जमीन के साथ जुड़ी हुई है, तो यहां पर इनकी लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई रहने वाली है। वेरी सिंपल। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और बताई गवर्नमेंट ने सेकंड क्लैरिफिकेशन में, क्या बताई मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी। सेकंड क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने कहा कि सपोज अगर इन होर्डिंग्स को जो ओन कर रही है, ये जो वेंडर है यहां पर, यही इनको ऑपरेट करती है, ठीक है जी, यही इनको ऑपरेट करती है, मैनेज करती है। इसका मतलब अगर देखिए यहां पर बी एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि सर हमें यहां पर होर्डिंग्स वगैरह लगानी है, तो ये क्या कहेगी सी लिमिटेड कि सर आपके जितने भी फ्लैग्स हैं, जो भी कंटेंट है, जो भी आपका देखिए बैनर है, पोस्टर है, ये आप हमें दे दीजिए, हम लगवा देंगे, इसकी लाइटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो सब हम देखेंगे। आपने कहा कि 6 महीने तक आपकी एडवर्टाइजमेंट लगी रहनी चाहिए, हम लगा के रखेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि सी लिमिटेड ने अब ये स्पेस अवेलेबल करवाया है, अब हम कहेंगे कि सी लिमिटेड भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और इस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहने वाला है, तो जो लोकेशन है देखिए होर्डिंग की, बोर्ड की, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। यहां पर सप्लायर और रिसिपेंट की लोकेशन क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। यह बात देखिए आपकी इस क्लैरिफिकेशन के अंदर बताई है। तो देखिए लोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेस नॉट वेयर द वेंडर एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी इज बेस्ड, जो फिजिकल लोकेशन है वही आपकी यहां पर इस होर्डिंग की, बिलबोर्ड की प्लेस ऑफ सप्लाई रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि आई है आपके एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर। इसके अंदर देखिए आपने पढ़ा था
कि अगर सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस प्रोवाइड की जाती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा या न्यू इंडिया लिमिटेड के द्वारा, तो गवर्नमेंट ने कहा था पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। अब इसमें दिक्कत क्या थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखिए यहां पर इन 3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया था। इससे फर्क ये पड़ रहा था कि ये 3 ऑर्गेनाइजेशन अगर सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस प्रोवाइड करेंगे तभी एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम को काट दिया है और क्लियरली कह दिया कि सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस देखिए अगर इंडिया में प्रोवाइड की जाती है तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा देखिए बाहर की कंट्रीज इंडिया में आए अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी में रेवेन्यू जनरेट हो। वेरी सिंपल। अगली जो आपकी अमेंडमेंट आई देखिए यहां पर एग्जेम्पशन चैप्टर में गवर्नमेंट ने कहा कि अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के द्वारा एक दूसरे को, तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये 3 सर्विसेज अगर दी जाएंगी तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब यहां पर गवर्नमेंट ने देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी ऐड कर दिया है। मतलब अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या इंडियन रेलवेज किसी भी तरीके की कोई सर्विस प्रोवाइड करती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटी को या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को, तो वहां पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा और फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। वेरी सिंपल। इसी तरीके से अगर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती थी जहां पर जो कंसिडरेशन लिया जाता था इनके द्वारा वो 1 साल के अंदर 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होता था, तो वो एग्जेम्प्ट था। लेकिन इन 3 केसेस में अगर कंसिडरेशन 5,000 से कम होता था तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक, अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने देखिए यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी कि इंडियन रेलवेज को ऐड कर दिया है। तो इंडियन रेलवेज या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है, भले ही देखिए कंसिडरेशन 5,000 रुपए से कम हो, जीएसटी लगेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। इसी तरह देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी सर किसी भी प्रकार की कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है जी, तो वो एग्जेम्प्ट होती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि यहां पर इन 4 केसेस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट था, तो यहां पर भी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ऐड कर दिया है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अगर देखिए किसी भी प्रकार की कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो टैक्सेबल है। और आप एक बात यहां पर समझिएगा, जो आपका ये पॉइंट नंबर 4 था, इसके अंदर हमने यहां पर बिजनेस एंटिटी वर्ड लिखा था। मतलब अगर देखिए ये पर्सन किसी बिजनेस एंटिटी को, और बिजनेस एंटिटी का मतलब यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन है, इनको प्रोवाइड करती है, तो सर ये पूरी तरीके से टैक्सेबल है। लेकिन सर मैं लिख देता हूं यहां पर टैक्सेबल। लेकिन सर अगर यही किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाती है, अनरजिस्टर्ड पर्सन का मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो पूरी तरीके से फिर एग्जेम्प्ट हुआ करती थी। ठीक है जी, तो ये इंडियन रेलवेज वाला पॉइंट यहां पर ऐड कर दिया गया है। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि इंडियन रेलवेज अब जितनी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्सेबिलिटी अराइज कर रही है। ठीक है जी, वेरी सिंपल। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंडियन रेलवेज से अगर आप टिकट करवाते हैं तो अगर एसी टिकट है तभी उस पर वो जीएसटी चार्ज करेंगे। अगर देखिए स्लीपर क्लास है या जनरल क्लास है तो वहां पर जीएसटी नहीं लगता। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने एक नई एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस करी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर देखिए जो नीचे लिखी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, ठीक है जी, तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। कौन सी सर्विस? वाटर सप्लाई की, पब्लिक हेल्थ की, सैनिटाइजेशन कंजर्वेंसी की, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, या फिर स्लम इंप्रूवमेंट या अपग्रेडेशन की। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए लिमिटेड और दिल्ली जल बोर्ड देखिए इनसे कहती है कि सर ये दिल्ली के अंदर एक एरिया है एक्स, ठीक है जी, और आप इस एरिया में पाइपलाइंस बिछा दीजिए। तो अब ए लिमिटेड देखिए दिल्ली जल बोर्ड को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा यहां पर ए लिमिटेड जीएसटी चार्ज नहीं करेगी। तो वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का निपटारा और जो स्लम इंप्रूवमेंट है, अपग्रेडेशन है, इसमें काम कर रहे हो आप, सरकार को देखो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। चलिए अगली अमेंडमेंट की तरफ मूव करते हैं, वैल्यू सप्लाई चैप्टर के अंदर। इसके अंदर बस देखिए इतनी सी बात बताई गई है कि जो आपने देखिए मेरे साथ अभी भी पहले चैप्टर के अंदर सप्लाई एंड जीएसटी में बात पड़ी कि सर कसिनो, हॉर्स रेस और ऑनलाइन मनी गेमिंग को ऐड कर दिया गया है एक्शनेबल क्लेम के अंदर, जहां पर गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज कर रही है। तो इनके रिस्पेक्ट में, और ये जो 3 सर्विसेज पहले बताई गई थी, इनके रिस्पेक्ट में किस तरीके से वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर नए वैल्यूएशन रूल ऐड करके बताई गई है। और ये वैल्यूएशन रूल आपके सीए इंटर में नहीं है, ये सीए फाइनल में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में अमेंडमेंट। इसके बाद सर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर आई अमेंडमेंट की। यहां पर गवर्नमेंट ने देखिए काफी चेंजेस किए हैं रूल 25 के अंदर, जो कि आपने पढ़ा था हमारे साथ रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। इसमें क्या बात बताई गई थी कि सर अगर आप देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन होती है आपके प्लेस ऑफ बिजनेस की, जो कि 3 सिचुएशंस में होती थी। पहला सिचुएशन क्या था कि आप आधार ऑथेंटिकेशन करने से फेल कर जाते हो, आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता, या फिर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक है फिर भी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए, या फिर देखिए डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर के बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपका सर प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो इन तीनों ही सिचुएशंस में देखिए जो एप्लीकेंट है उसकी प्रेजेंस में प्रॉपर ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन करता था। अब गवर्नमेंट ने यहां पर यह बात बताई है कि एप्लीकेंट की बिना प्रेजेंस के भी हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और इस सिचुएशन में जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलता था देखिए वो 30 दिनों के अंदर दिया जाता था। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ पहली चीज ये बताई कि फिजिकल वेरिफिकेशन एप्लीकेंट की बिना प्रेजेंस के भी किया जा सकता है, और देखिए जो प्रॉपर ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन करने जा रहा है अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन देखिए रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले कर रहा है तो उसको देखिए इस 30 दिनों के समय के खत्म होने से पहले कम से कम 5 दिन पहले देखिए अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करनी होगी अलॉन्ग विद फोटोग्राफ्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने कलेक्ट किए हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर जो फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है सर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद की जा रही है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कहा है कि प्रॉपर ऑफिसर जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा देखिए वो फिजिकल वेरिफिकेशन होने के 15 दिनों के अंदर अंदर करेगा। ये देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट आई थी पहली। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने देखिए कहा कि आपने रूल 10A पढ़ा था जहां पर गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करनी होती है, और ये जो आपको फर्निश करनी होती है 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 विच एवर इज अर्लियर। ये टाइम पीरियड बताया गया था। अब गवर्नमेंट ने इस टाइम पीरियड के अंदर चेंज कर दिए। गवर्नमेंट ने कहा कि सर आपको विद इन a period of 30 days from the date of grant of registration or before furnishing GSTR1 or using IFF whichever is earlier, इन दोनों डेट्स में से जो भी डेट पहले आएगी उस टाइम पीरियड तक आपको देखिए अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करनी होगी। वेरी सिंपल, तो टाइम लिमिट यहां पर चेंज कर दी गई है। इंपॉर्टेंट आपकी ये अमेंडमेंट है। अच्छा, अगली अमेंडमेंट क्या बताई? अगली अमेंडमेंट देखिए गवर्नमेंट ने रूल 21A सब रूल 2A के अंदर बताया कि सर सपोज आपने रूल 10A के अंदर जो हमने टाइम लिमिट बताई है बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करने की, ये आपने टाइमली फर्निश नहीं करी तो गवर्नमेंट क्लियरली कह रही है कि हम देखिए सिस्टम बेस्ड तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे। और सर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है और उसके बाद में देखिए आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश कर दी तो गवर्नमेंट कह रही है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप सर ये मान के चलिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो डीम टू बी रिवोक हो गया। मतलब पहले सस्पेंड हुआ था, अब आपने डिटेल्स फर्निश कर दी बैंक अकाउंट की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो डीम टू बी रिवोक हो जाएगा। तो सिस्टम ही आपका रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पर सस्पेंड कर रहा है और जब आप फर्निश कर दोगे तो आपका देखिए रजिस्ट्रेशन डीम टू बी रिवोक मान लिया जाएगा। इसके बाद अगली जो चीज आती है देखिए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे जिसके लिए 30 दिनों का टाइम पीरियड बताया गया था। ठीक है जी, अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस 30 दिनों के टाइम को 90 डेज में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब आपको टाइम लिमिट और ज्यादा दे दी गई है। इसके साथ साथ देखिए कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर को गवर्नमेंट ने कहा है कि ये इस 30 दिनों के टाइम पीरियड को जो कि अब 90 दिनों का कर दिया गया है फर्दर 180 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पहले यहां पर 30 दिनों की बात कही गई थी, अब 90 डेज और 180 डेज देखिए आपको यहां पर टाइम लिमिट मिल जाती है। तो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने दे दिया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट आपकी अमेंडमेंट देखिए रूल 8 के अंदर आई है। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि आपको जो रजिस्ट्रेशन लेना होता है देखिए जीएसटी में वो पैन के बेसिस पे लेना होता है। ठीक है जी, लेकिन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऐसे पर्सन जिन्हें देखिए सेक्शन 51 में टीडीएस और सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी 2017 में टीसीएस कलेक्ट करना है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, या फिर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सप्लायर्स हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो इनको देखिए बिना पैन सबमिट किए रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक पर्सन और ऐड कर दिया। कौन सा? ऐसे पर्सन जो सप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, ये भी बिना पैन को देखिए सबमिट किए रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट के अंदर देखिए गवर्नमेंट ने कहा है, जब आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा था हमारे साथ सेक्शन 24 हम पढ़ते थे, जिसमें हमने क्लियरली पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है। क्यों? क्योंकि उनकी एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, और आजकल देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज्यादा होने लग गई है, आप चीजों को ऑनलाइन परचेस करते हैं। तो ऐसे बिजनेसमैन जो देखिए अनरजिस्टर्ड हैं, क्योंकि उनकी एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से कम है और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें देखिए पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने इनको देखिए एक सहूलियत दी है कि ये बिना रजिस्ट्रेशन लिए भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इन्हें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। पहली कंडीशन ये कही कि सर ये इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी बात कि किस पर्टिकुलर देखिए स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई करना चाहते हैं, इन्हें ये बात बतानी होगी, और केवल एक ही स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी में ये सप्लाई कर सकते हैं। इनको अपना पैन फर्निश करना होगा, इसके साथ साथ इनको अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बताना होगा। ठीक है जी, और जब देखिए ये चीजें वैलिडेट हो जाएंगी तो जिस पर्टिकुलर स्टेट में ये सप्लाई करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा, और इस एनरोलमेंट नंबर के बिना ये सप्लाई नहीं करेंगे, और एक से ज्यादा देखिए आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, इसके साथ साथ देखिए
आप बिना एनरोलमेंट नंबर के कोई सप्लाई नहीं कर सकते हैं, और एक बार अगर आप सेक्शन 25 के हिसाब से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ये एनरोलमेंट नंबर आपका इफेक्ट में नहीं रहेगा, इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, वेरी सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। देखिए ये सारी अमेंडमेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सर आप हमारा कोर्स देखिए परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर आइए आपके अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो सर देखिए ई इनवॉइसिंग की लिमिट पहले 10 करोड़ हुआ करती थी, मतलब फाइनेंशियल ईयर 17-18 या इसके बाद कभी भी आपकी अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड कर गई तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस 10 करोड़ की लिमिट को घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। वेरी सिंपल। इसके साथ साथ देखिए ऐसे पर्संस जिनको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है क्योंकि उनकी एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो गई है, और अगर वो सप्लाई करते हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या फिर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट को या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी को या फिर किसी लोकल अथॉरिटी को, किसी पीएसयू को, तो गवर्नमेंट उन्हें कह रही है कि सर यहां पर इस पर्सन को ई इनवॉइस इशू करना होगा, प्रोवाइडेड कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर इस लिमिट से ज्यादा हो। पहले ये चीज नहीं हुआ करती थी। वेरी सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं। तो सर अगली जो आपकी अमेंडमेंट आई है ये आई है पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के अंदर, और इसके अंदर देखिए काफी इंपॉर्टेंट बात बताई है गवर्नमेंट ने। देखिए सेक्शन 50 हम पढ़ते हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आपको कब इंटरेस्ट पे करना है, किस तरीके से पे करना है। तो गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि सपोज अगर गलत तरीके से आपने अपना आईजीएसटी का क्रेडिट क्लेम किया और बाद में आपने रिवर्स कर दिया। सपोज मैंने अप्रैल की अपनी रिटर्न फाइल करी, और अप्रैल की रिटर्न मैं कब फाइल करूंगा, 20 मई को, और मैंने सपोज यहां पर गलत तरीके से आईटीसी जो है अवेल कर लिया था, और बाद में मुझे 15 जून को यह बात पता लगी। तो गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि अगर सर 21 मई से लेकर इस पीरियड के बीच में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसका टोटल बैलेंस, जितना क्रेडिट आपने गलत तरीके से लिया था, क्योंकि यहां मैंने देखिए गलत तरीके से क्रेडिट क्लेम किया था और यहां मैंने उस क्रेडिट को वापस अपने आप ही रिवर्स कर दिया। सपोज मैंने 5,000 का गलत तरीके से, सपोज मैंने 50,000 रुपए का गलत तरीके से क्रेडिट अवेल कर लिया था और बाद में मैंने रिवर्स कर दिया। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस, टोटल बैलेंस, ठीक है जी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी सबका मिलाकर, वो अगर इस बैलेंस से कम नहीं हुआ तो मुझसे देखिए इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। सपोज इस पीरियड के बीच में मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर 60,000 रुपए थे, ठीक है जी, जिस पीरियड में मैंने गलत तरीके से क्रेडिट अवेल किया और बाद में उसको रिवर्स भी कर दिया, तो गवर्नमेंट मुझसे जो है इंटरेस्ट नहीं लेगी। लेकिन अगर सपोज बैलेंस मेरा 10,000 रुपए चला गया, तो यहां पर गवर्नमेंट कह रही है 50,000 आपने लिया था, 10,000 आपका बैलेंस है, 40,000 रुपए के ऊपर आपको हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यही बात यहां पर बताई गई है। वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। नेक्स्ट अमेंडमेंट में देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आपके पास जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का क्रेडिट होता है, इसका इस्तेमाल आप सिर्फ कॉम्पनसेशन सेस की पेमेंट के लिए ही करोगे और किसी भी चीज की पेमेंट के लिए आप इसका यूज नहीं करोगे। वेरी सिंपल। देखिए ये अमेंडमेंट्स अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारा कोर्स परचेज करना होगा। चलिए अगली आपकी देखिए जो अमेंडमेंट आती है वो टीडीएस टीसीएस चैप्टर के अंदर आई है, और इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देखिए अपनी जीएसटीआर 8 फाइल करता है। इसके साथ साथ देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है ये बताता है कि उसने किन किन लोगों का देखिए टीसीएस कलेक्ट किया है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स कलेक्ट करता है, जब वो उन्हें पेमेंट कर रहा है कस्टमर से रिसीव करके, तो ये सारी चीजें देखिए वो अपडेट करेगा, उनको कम्युनिकेट करेगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का किया है तो वहां पर उसे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर सप्लाई की जाती है तो वहां पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट देखिए आपकी रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर आई है, और इसके अंदर आपने कुछ केसेस पढ़े थे जिन केसेस में गवर्नमेंट कह रही थी कि हम आपको जीएसटीआर 1 या आईएफएफ जो है वो यूज करने नहीं देंगे। कब? अगर आपने देखिए अपनी पिछले महीने की जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करी, जीएसटीआर 3 भी आपने पिछले महीने की फाइल नहीं करी, ठीक है जी, इस तरीके की कुछ सिचुएशंस थी। तो अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर कहा है कि अगर आपको देखिए रूल 88D के अंदर इंटीमेशन आया था और आपने इस इंटीमेशन का देखिए टाइमली रिप्लाई नहीं दिया या फिर उसके अंदर जो टैक्स लायबिलिटी बताई गई थी वो पे नहीं करी, तो आप देखिए अपने करंट टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अभी हम लोग रूल 88D को भी देख लेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर देखिए रूल 10A के अंदर आपको देखिए बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करनी होती है, अगर आपने स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश नहीं करी तो भी हम आपको जीएसटीआर 1 और आईएफएफ की मदद से देखिए जो है अपना सेल्स का डेटा डालने नहीं देंगे, ताकि आप क्रेडिट पास ऑन ना कर सको, और देखिए आपके जो रिसिपेंट है वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि आप कंप्लायंसेस को पूरा करो और रिटर्न टाइमली फाइल करो। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो रूल 88D गवर्नमेंट
ने नया इंसर्ट किया है इसके अंदर क्या बात बताई गई है। इसके अंदर देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि सर अगर आपने अपनी जीएसटीआर 3 फाइल करते वक्त जितना क्रेडिट क्लेम किया और एज पर जीएसटीआर 2 आप जितना क्रेडिट क्लेम कर सकते थे, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, मतलब आपने क्रेडिट ज्यादा क्लेम कर लिया और ये डिफरेंस देखिए प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट या प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज से ज्यादा है, तो डिपार्टमेंट देखिए आपको सिस्टम से ही जनरेटेड एक इंटीमेशन भेजेगा और इस इंटीमेशन के अंदर देखिए बताया गया होगा कि आपने जितना भी देखिए एक्सेस क्रेडिट लिया है वो आपको विद इंटरेस्ट पे करना होगा या फिर बताना होगा कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, और ये काम आपको 7 दिनों के अंदर करना है। तो अगर देखिए आप 7 दिनों में काम कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पर देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के हिसाब से हम आपसे जो है यहां पर इस एक्सेस क्रेडिट की जो है कलेक्शन करेंगे। तो ये आपका रूल 88D था, बिल्कुल रूल 88C से मिलता जुलता, जो कि अभी बिल्कुल रिसेंटली ऐड किया गया है। तो ये देखिए वो सारी अमेंडमेंट्स थी जो आपने मेरे साथ देखी, जो मई 2024 के अंदर एग्जाम में आने वाली है। तो इन सभी अमेंडमेंट्स को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको कहा आप हमारा कोर्स परचेज कीजिए, और अगर आप देखिए पूरा टैक्सेशन हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं और एक मुश्किल से सब्जेक्ट को आसान बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ देखिए इस कोर्स को परचेज करके जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।